Hello everyone, welcome to PWIIT Jam and CSINet YouTube channel. I am Ankita H. Tripathi. बच्चों, जब आप ग्रेजुएशन में होते हो तो ग्रेजुएशन के बाद जो भी बच्चे हमारे मास्टर्स करने वाले हैं या करना चाहते हैं, उनको एक दुविधा होती है कि हम कौन से एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं। उसी सीरीज में बच्चों को नॉलेज होती है आईआईटी जैम एग्जामिनेशन के बारे में, तो वो भरते भी हैं और कोशिश करते हैं उसे क्वालिफाई करने की। लेकिन अपार्ट फ्रॉम आईआईटी जैम, जिसको हम बहुत टॉप लिस्ट में रखते हैं, उसके अलावा भी बहुत ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं जिसको अगर आप क्लियर करें तो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसी सीरीज में सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन होता है, टीआईएफआर का एग्जामिनेशन होता है और एक इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन होता है जिसको आप बोलते हो गैट बी। गैट बी एग्जामिनेशन बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में मास्टर्स करने के लिए होता है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में जिक्र करने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं कि गैट बी का एग्जामिनेशन असल में होता क्या है। अगर आप नोटिस करेंगे तो गैट बी का जो 2025 हमने जो ब्रोशर लिया है वो 2025 का लिया है, इसीलिए लिया है ताकि हम इसको एज अ रेफरेंस ले सके। हम पहले से जैसे ही गैट बी के एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो रिलीज होंगे तो हम अपनी प्रिपरेशन पहले से ही रख सके। हमें फोटो किस साइज की चाहिए, हमें साइन किस साइज की चाहिए, इमेज फॉर्म में कौन से फॉर्मेट ऐसे हैं जिनके सर्टिफिकेट्स को हमें अपलोड करना है, स्कैन, वो भी ड्यूली साइन, हम सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रख सकें। तो इसीलिए हम पहले से जो रेफरेंस लेने वाले हैं एग्जामिनेशन को समझने के लिए, एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने के लिए, वो 2025 के ब्रोशर से लेने वाले हैं बच्चों। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं गैट बी एग्जामिनेशन की। गैट बी का मतलब क्या है? गैट बी का मतलब है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये एग्जामिनेशन इसीलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि जो कैंडिडेट मास्टर्स करना चाहते हैं बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, मॉलिक्यूलर मेडिसिन की फील्ड में, बायो इन्फो की फील्ड में या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की फील्ड में, तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप इन सारी सब्जेक्ट्स में, इन सारी फील्ड से अपने मास्टर्स कर सकते हैं। तो ब्रोशर को थोड़ा सा डिटेल में फिर आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक चीज मैं आपको हमेशा बताती हूँ बच्चों, और पहले भी बोल चुकी हूँ बहुत बार, जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, तो आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्रोशर को डाउनलोड करो और थॉरली उस ब्रोशर को रीड करो। जहां आप हमेशा ऐसे पूछते हैं ना, मैम एप्लीकेशन फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, साइन अपलोड नहीं हो रही, फोटो अपलोड नहीं हो रही, मैम हमारा जो सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टेट का चलेगा या सेंट्रल का चलेगा। तो ये सारे डाउट्स को अगर आपको क्लियर करना है तो सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन ब्रोशर में ही एक डमी एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट में होता है जिसको आप रीड करेंगे, जिसको आप देख देख के एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो इसीलिए चलिए शुरुआत करते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन को रीड करने की। गैट बी 2025 का था। आपका जो 2025 का एग्जामिनेशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स थी वो जनरली 3 फरवरी को रिलीज हो चुकी थी, लेकिन इस बार स्लाइट डिले है एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज करने में। बट हो सकता है लेटर ऑन जो फरवरी लास्ट वीक है उसमें रिलीज हो जाए या मार्च फर्स्ट वीक में इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो जाए, बहुत चांसेस ऐसे हैं। तो इसीलिए ये डिटेल्ड वीडियो आपके सामने लेकर आई हूं ताकि आप समझ सके कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है? एनटीए कंडक्ट करता है। एनटीए के बिहाफ में आपका आरसीबी इसमें इंक्लूडेड है, आरसीबी इन्वॉल्व है, जो रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो। तो हम सभी के बारे में जिक्र करने वाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये कंटेंट है। और थोड़ा नीचे जाते हैं, इंफॉर्मेशन, मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। जब ब्रोशर आपका 2026 का रिलीज होगा उसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएंगी, आप भी यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। 3 फरवरी को ऑलरेडी पहले 2025 में फॉर्म्स रिलीज हो चुके थे, इस बार थोड़ा डिले हो चुका है लेकिन ऑब्वियसली रिलीज होंगे फॉर्म्स, है ना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पिछले साल जो 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स थे उसमें जो जनरल कैटेगरी थी उसके लिए 1300 फीस थी और हमारे जो एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स थे उनके लिए 650 फीस है। तो ऐसी तरीके की नियर अबाउट फीस सेम रहने वाली है आगे भी। आप इस पैटर्न से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेट्स है और इन डेट्स में हमें अभी कुछ नहीं करना, क्योंकि जब हमारा न्यू ब्रोशर रिलीज होगा 2026 का उसके अकॉर्डिंग हमारी एग्जामिनेशन डेट कब आने वाली है, एडमिट कार्ड कब रिलीज होने वाले हैं, किस दिन एग्जाम होगा, इंटीमेशन जो सिटीज का होगा वो कब होगा, वो सब उसमें प्रोवाइड होगा।
यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि एग्जामिनेशन किस मोड में होता है। तो आपको पता है आजकल एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में ही किए जाते हैं, दैट इज ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा आपका। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, जनरली एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है, दैट इज 180 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। अब और भी नीचे हम जाते हैं, आप देख सकते हो जो डिक्लेरेशन होगा रिजल्ट का वो कहाँ होगा, एनटीए की वेबसाइट पे होगा। आप वेबसाइट का लिंक भी देख सकते हैं exams.nta.ac.in/dbt/ अगर आप वेबसाइट देखना चाहते हैं www.nta.ac.in, यहां पे आप जाके देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं बच्चों। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, आगे भी मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका जिक्र करूंगी। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है, आप रजिस्टर करते हैं अपने आप को, उसी के बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है और आपको वो फिल करना होता है। तो रजिस्टर अगर करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको, तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, प्लस आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने पापा का नाम और मॉम का नाम, दैट इज फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, वो सारी जो 10th के सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में जो मेंशन है वो ही आप वहां पे लिखेंगे विदाउट एरर। तो स्पेलिंग को बहुत केयरफुली देखना, डेट ऑफ बर्थ को, ईयर को केयरफुली देखना और फिर फिल करना आप, ठीक है। अब उसके बाद जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको स्कैन्ड इमेजेस चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए। अगर आप कोई सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो सर्टिफिकेट का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो भी इस ब्रोशर में नीचे गिवन है, आप उसको उसी फॉर्मेट में ड्यूली साइन करवाएंगे और अपलोड कर देंगे। तो आपकी हर एक फाइल की जो लिमिट होनी चाहिए कि कितना उसका साइज होना चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन है। एक रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, ठीक है, ईदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड तो आपका व्हाइट होना चाहिए, ईयर्स आपके विजिबल होने चाहिए, मास्क आपके चेहरे पे नहीं होना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान देना है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। कैंडिडेट्स का जो सिग्नेचर है उसका जो फाइल साइज है मिनिमम है 4 KB, मैक्सिमम है 30 KB। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो गया या कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया या प्रूफ ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है जिसमें आप 10th का सर्टिफिकेट लगाते हैं, उन सब का मिनिमम साइज है 50 KB, मैक्सिमम साइज है 300 KB। तो इसी रेंज में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट फॉर अपियरिंग एंड रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जैसे अभी हम एलिजिबिलिटी भी देखेंगे, तो जो कैंडिडेट्स या तो अपीयर कर रहे हैं, उनका लास्ट ईयर चल रहा है या लास्ट सेमेस्टर चल रहा है जिसमें वो एग्जाम देंगे और गैट पी का जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आपका भी रिजल्ट आ चुका होगा, इस तरीके की सिचुएशन में है, या फिर आपने एग्जाम दे दिया है बस अब रिजल्ट आना बचा है, तो उस टाइप में आप क्या कर सकते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट उसका भी दिया हुआ है, उसको ड्यूली साइन करवाना है अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से या फिर रजिस्ट्रार से या फिर वाइस चांसलर से, जो भी आपके गैजेटेड ऑफिसर है अवेलेबल है उनसे आप उसको साइन करवाएंगे, स्टैंप लगवाएंगे। जो लेटर हेड होता है उसमें क्या क्लेम किया जाएगा, उसमें कि आप यहाँ के स्टूडेंट हैं और आपका रिजल्ट जो क्वालिफाइंग डिग्री का जो रिजल्ट है अभी वो अवेटेड है या फिर आप अपीयर करने वाले हो, इतना उस सर्टिफिकेट में होना चाहिए। उसका भी जो साइज है वो भी 50 KB टू 300 KB तक ही है। अब स्टेप 4 जो होता है वो क्या है कि आप जो अपनी फी है वो सबमिट कैसे कर सकते हो, पे कैसे कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई या फिर वॉलेट में डाल के भी आप पे कर सकते हो, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप फॉर्म कंफर्मेशन पेज आएगा। कंफर्मेशन पेज को आपको डाउनलोड करके रखना है, जो आप फी सबमिट कर रहे हो उसकी भी रिसीप्ट को आपको डाउनलोड करके रखना है। आपको फ्यूचर में कोई भी फर्दर रेफरेंस के लिए अगर आपको चाहिए होगा तो आपके पास वो चीज अवेलेबल होगी। अब अगर हम और नीचे आगे बात करते हैं बच्चों, आ जाइए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे गैट बी का वो है, आप जानते हैं यहाँ पे हमारे एनटीए है वो कंडक्ट कर रहा है, उसमें जो आरसीबी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपका जितना भी सिलेबस है, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है, जो बुलेटिन रिलीज होगी वो आप आरसीबी की साइट में भी इजीली आपको विजिबल होगी, ठीक है।
अब अगर आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना चाहेंगे वो है गैट बी का जो एग्जामिनेशन होता है वो किन सब्जेक्ट में मास्टर्स करने के लिए होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो गैट बी का एग्जामिनेशन है वो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, मतलब ओवरऑल इंडिया में ये होगा, कंडक्ट किया जाएगा और सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल होने वाले हैं इसके लिए उनकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, तो आप आराम से इस पेपर को दे सकते हैं। आप या तो बैचलर्स होने वाली है या फिर एग्जामिनेशन आपने दिया है रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो भी साइंस कैटेगरी से रिलेटेड है वो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको गैट बी के एग्जामिनेशन के थ्रू कौन से मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, आपको मिल सकता है एडमिशन इन एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरियाज, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरियाज, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड एमएससी वेटरनरी साइंसेस, आपके मास्टर्स इन वेटरनरी साइंसेस वो भी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप करना चाहें तो आपको एडमिशन मिल सकता है। याद रखें जब आप गैट बी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे और आपको एक स्कोर कार्ड, वैलिड जो स्कोर कार्ड है वो दिखेगा, मिलेगा, तो उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, वो होगी एकेडमिक ईयर 2026-27 तक की उसकी वैलिडिटी होगी, उसके बियॉन्ड उसकी वैलिडिटी नहीं होगी। तो उसी बेसिस पे आप एडमिशन ले लेंगे जो भी इनमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये एग्जामिनेशन को क्यों इतना अच्छा माना जाता है, इसीलिए क्योंकि पढ़ते पढ़ते आपको स्टाइपेंड मिलता है, फेलोशिप मिलती है। अगर आप एडमिट हुए, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अच्छी रैंक आ गई, आपको एक इंस्टीट्यूट मिल भी गया, अलॉट भी हो गया, तो अलॉटमेंट के बाद आपको हर मंथ अगर आपने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या उससे अलाइड एरियाज में एडमिशन लिया है तो 5,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। उसके अलावा एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी अगर आप ले रहे हैं तो ₹7,500 पर मंथ आपको मिलेगा। अगर आप एमटेक या एमवी वेटरनरी साइंसेस प्रोग्राम्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 12,000 पर मंथ आपको क्या मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगी या फिर फेलोशिप मिलेगी। तो ये एक अच्छी चीज यही होती है गैट बी एग्जामिनेशन की कि आप पढ़ते पढ़ते अपना जो छोटा मोटा खर्चा है वो निकाल लेते हो, है ना। फेलोशिप आपको मिलती है तो वो एक सुकून देता है कि हाँ हम पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत कमा भी रहे हैं। इट्स सिंपल एज दैट, है ना। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, आपको हर एक इंफॉर्मेशन इसी ब्रोशर में क्लियरली मेंशन की गई है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चे हमेशा ये चीज पूछते हैं मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दीजिए, क्या हम एलिजिबल है या नहीं है, क्या एज लिमिट है, क्या मेरा रिजल्ट नहीं आया है या रिजल्ट आ चुका है तो मैं भर सकता हूं या भर सकती हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके ऊपर बहुत डाउट्स आते हैं, उसी को पढ़ते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्लियरली एक चीज लिखी हुई है, आप गैट बी के एग्जामिनेशन में ना मल्टीपल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको मास्टर्स डिग्री को करवाने में हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि ये डीबीटी स्पॉन्सर्ड है तो डीबीटी आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड करती है, ये आप देख चुके हैं। अब पार्टिसिपेटिंग एक चीज जो इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो ये है कि कभी भी हम कोई एग्जामिनेशन देते हैं तो हमारे दिमाग में क्लियर होता है हमें कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, हम उसी बेसिस पे एग्जामिनेशन करते हैं, देते हैं। तो आपके हिसाब से भी जो भी इस ब्रोशर में पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज का लिस्ट है उसमें उनकी खुद की एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है। तो अगर आप उस पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत केयरफुली पढ़ लेना, क्या आप एलिजिबल हैं। बाद में आप क्लेम करें कि हमने तो एग्जाम क्वालिफाई किया लेकिन इंस्टीट्यूट मुझे एडमिट नहीं कर रहा है, वो हो सकता है इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चीज मिसिंग हो। तो इसीलिए जो भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेफिनेटली देख लें, वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओनली इंडियन नेशनल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा candidates meeting the minimum eligibility criteria of participating institution and universities are eligible to apply for GAT B आपके एग्जामिनेशन के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है या तो आप अपीयर कर रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, या आप अपीयर कर चुके हैं, ठीक है। दोनों ही केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में, क्योंकि रिजल्ट आया नहीं है, आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, तो आपको लेकिन क्या करना पड़ेगा, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ड्यूली साइंड फ्रॉम योर एचओडी या जो भी आपके गैजेटेड ऑफिसर्स हैं जो साइन कर सकते हैं, जो बता सकते हैं कि आप यहाँ के ही इंस्टीट्यूट हो और आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को देने वाले हो या दे चुके हो और रिजल्ट अवेटेड में हो, तो आपको उस सर्टिफिकेट को वहां पे कहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, स्कैन करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम अपलोड करना पड़ेगा।
मिलेगा। ये 2 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन की। जब आप डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन में देखते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको मोड ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? ऑनलाइन सीबीटी मोड है आपका एग्जामिनेशन का। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, भाई हम गैट बी के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो पैटर्न भी हमें पता होना चाहिए। तो पेपर का पैटर्न कैसा होता है बच्चों? 2 सेक्शन में आपके क्वेश्चन पेपर बना हुआ होता है और सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे आपके। जैसे आपने आईआईटी जाम में देखा, एनईटी टाइप था, एमएसक्यू था, एमसीक्यू था, कैटेगराइज था। यहाँ पे कुछ कैटेगराइज नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में ही मिलेंगे। एमसीक्यू के साथ साथ अब आप फॉर्मेट देख लीजिए, 2 भाग में, 2 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड है। सेक्शन ए आपका 10+2 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को कैरी करता है। तो अगर आपको सेक्शन ए की प्रिपरेशन करनी है तो 11वीं और 12वीं का लेवल आपका मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया, उसको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लो तो आराम से आप सेक्शन ए को कर लेंगे। सेक्शन बी क्या है? कोर आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है जो आपने बैचलर्स में पढ़ा होगा। उसमें आपका क्या क्या आता है? बैचलर्स लेवल का आपका सेक्शन भी आता है। अगेन वो भी एमसीक्यू टाइप है, दोनों ही सेक्शन में एमसीक्यू ही आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक्स होंगे वो बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी और अलाइड एरिया से रिलेटेड होंगे। सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, और 60 के 60 में कोई चॉइस नहीं होगी, 60 के 60 आपको मैंडेटरी है सॉल्व करना। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में आपको 100 क्वेश्चंस आपके सामने दिए जाएंगे और उसमें आपको चॉइस है, आप कोई भी 60 क्वेश्चन आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहां पे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना बच्चों, आप उसी क्वेश्चन को कोशिश करने की जो आप बिल्कुल जिसके लिए श्योर हो। अगर आप किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं हो, उसमें तुक्केबाजी मत करना, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर हम सेक्शन बी की बात करें, आपके पास 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन का एक क्या होगा, आपका 3 मार्क्स मिलेगा एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए, जो भी करेक्ट आंसर आपने उस क्वेश्चन में दिया है उसके लिए, और नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग का भी हम जिक्र करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में भी आपसे सिलेबस भी मेंशन करूंगी गैट बी का। अगर आप स्कीम देखते हैं, एग्जामिनेशन का मोड कैसा है, मीडियम कैसा है? इंग्लिश, बाइलिंगुअल नहीं है, हिंदी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इंग्लिश में ही एंटायर पेपर होगा। क्या हमने पढ़ा अभी तक? एमसीक्यू मोड में आपका पेपर होने वाला है, इंग्लिश मोड में आपका पेपर होगा और कंप्यूटर बेस्ड मोड आपका पेपर होगा। ये 3 चीजें आप बिल्कुल समझ लीजिए। इसके बाद हम मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, सेक्शन ए जो है वो 60 मार्क्स का आपका है और सेक्शन बी आपके 100 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, आपको 60 ही करने हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए सेक्शन बी में 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो 3 into 60 180, 180 + 60 240। इसका मतलब पूरा जो गैट बी का पेपर है उसमें 240 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा, जिसमें से आपको 120 क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं। तो 240 का जो ये ओवरऑल पूरा मार्क्स है आपका पेपर का, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ये क्लियर है। जो सेक्शन ए है आपका, सेक्शन ए में आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा बच्चों, आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो उसमें हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने कोई रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है, दैट इज 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। वहीं अगर हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो अगर आपने कोई रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया यहाँ पे तो 1 मार्क्स यहाँ इस सेक्शन बी से आपका गलत हो जाएगा, मतलब डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो केयरफुल रहें, तुक्केबाजी ना करें, जो क्वेश्चन आता है आपको आप वही परफॉर्म करें, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आपके मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होंगे। मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे तो रैंक अच्छी खासी, नंबर्स अच्छे खासे आने के चांसेस होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों आगे। ये है टाइमिंग्स ऑफ एग्जामिनेशन। जनरली 3 घंटे का पेपर होता है, दैट इज 180 मिनट का पेपर होता है। डेट क्या होगी वो आपको गिवन बता दिया जाएगा जब ब्रोशर रिलीज होगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज होंगे, और टाइमिंग क्या होगी वो भी बता दिया जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। मैंने इससे पहले आपको बोला था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, उसका जिक्र हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये वो ही इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं कि आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप विद परफेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली नहीं भरा जाएगा। आपके पास हर एक चीज का
कितना साइज होना चाहिए, कैसा आपकी फोटो होनी चाहिए, कैसी आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लियरली दी गई है। एक वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, वो चाहे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी हो सकता है, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो सकता है। वो आप उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे जो आपके पास है उसके हिसाब से। एक चीज हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया गैटबी के थ्रू और आपको जो प्रिफर्ड आपकी यूनिवर्सिटी थी वो भी अलॉट कर दी गई, तो लेटर भेजा जाता है आपको कम्युनिकेट करने के लिए। वो लेटर के लिए जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है आपका वो परफेक्ट होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ गलत दे दिया तो आप सोच रहे हैं कि हमारा लेटर क्यों नहीं आया, मेरा सिलेक्शन तो हो गया था, लेटर क्यों नहीं आया। तो वो इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं आएगा। तो दैट्स वाई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को, जो कम्युनिकेशन एड्रेस आप देंगे उसको बहुत प्रॉपरली फिल करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं बच्चों। मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी सर्टिफिकेट, ये है आपका। एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शंस आपको किसके लिए दिए हैं, प्रोसीजर फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने आपसे कहा अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपके पास एक आईडी आ जाएगी और फिर आप उसको लॉग इन करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो 10th के सर्टिफिकेट में आपका नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको ही एग्जैक्टली आपको रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तब आपको भरना पड़ेगा। मोबाइल नंबर करेक्ट देना, जो चलता है मोबाइल नंबर उसी को देना। ईमेल आईडी एक वैलिड ईमेल आईडी देना ताकि कम्युनिकेशन इजी हो जाए। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जो भी गिवन है, जितना आपको ब्रोशर में इंफॉर्मेशन दी है, जो जो आएंगे उसके हिसाब से आपको अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, अब आगे जाते हैं बच्चों। मैं सर्टिफिकेट्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सर्टिफिकेट्स का कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे हमारे हमेशा एक चीज पे डाउट करते हैं कि मैम हमें ना किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट डालना है, हम कैसे सर्टिफिकेट अपलोड करें, हमारा सर्टिफिकेट स्टेट लेवल का है या फिर आपका सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट है, कौन सा आप अपलोड करोगे। तो अपलोड आपको जो गिवन फॉर्मेट आपके ब्रोशर में दिया जाता है उस फॉर्मेट में को आपको लेना होता है, प्रिंट आउट निकालना होता है, उसे ड्यूली साइन करवाना होता है और उसी को स्कैन करके अपलोड करना होता है। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। अगर आप नीचे जाएंगे, ये आ गया हमारे सर्टिफिकेट्स, किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो। जब अगर हम डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना रहे हैं, इस कैटेगरी में फिल कर रहे हैं फॉर्म को, तो ये है वो ड्यूली आपको गिवन सर्टिफिकेट जिसको आपको प्रिंट करना है, फोटोग्राफ लगानी है, फिल करना है और ड्यूली साइन करवाना है। जिन भी गिवन यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर्स का नाम लिखा हुआ है उनमें से किसी से भी आप इसको साइन करके स्टैंप कर सकते हो और फिर उसके बाद आप उसको फिल कर सकते हो। क्या कहने का मतलब है, अपलोड कर सकते हो। तो फॉर्मेट ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट ये भी गिवन है यहाँ पे क्लियरली। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम और नीचे जाते हैं, ये है फॉर्मेट ऑफ एससी एंड एसटी कैट जो सर्टिफिकेट है उनके लिए। तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के तहत ही आपको साइन करवाना है। इसको याद रखना, इसी का प्रिंट आउट निकाल के इसको इस तरीके से साइन करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो फिल करने चाहते हैं उनके लिए ये वाला सर्टिफिकेट है। तो आप सर्टिफिकेट्स आराम से देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे किस तरीके से हमें फिल करना है वो सब गिवन है। अब आते हैं ऑनलाइन मोड, पेमेंट की बात करते हैं। आप जब पेमेंट को देख रहे हैं तो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी पेमेंट रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो भी एचडीएफसी से अगर आप पे कर रहे हैं तो ये सारे ईमेल आईडीज पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन निकल ही जाएगा जिस भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं। और अगर आप एसबीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो इन ईमेल आईडी या फिर इन कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर दी जाएगी अगर कुछ दिक्कत होती है तो। और आप ईमेल डीबीटी को भी कर सकते हैं, उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर गिवन है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, हम थोड़ा सा आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। मैंने आपसे क्लियरली क्या कहा था कि हम जब पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो गैट बी में देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग। इस एग्जाम में ये वाली यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। तो आप इस लिस्ट को बहुत गौर से देखना। यहाँ पे पहली कैटेगरी में आपके यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम लिखा गया है जिसको डीबीटी सपोर्ट करेगा फेलोशिप प्रोवाइड करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए।
उसके बाद आपका कितनी सीट्स हैं, ये डेटा किसके लिए है बच्चों, 25-26 वाला डेटा है। जब न्यू ब्रोशर निकलेगा, हो सकता है कुछ सीट्स कम या कुछ सीट्स ज्यादा हो गई हो, उसके बेसिस पे हमें ध्यान देना है। ये है जिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैं जिक्र कर रही थी। मैंने आपसे क्लियरली बोला, बिना इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखे आप पहले इनको देखना। अगर आप अप्लाई, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप हर कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो इजीली एप्लीकेशन फॉर्म को भरना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एलेगप्पा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु अगर आप देखेंगे तो 10, इसमें 10 आपकी सीट्स हैं और ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा कोर्स प्रोवाइड करती है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। सेम तरीके से एमएटी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनस्थली विद्यापीठ हो गई आपकी, भरतियार यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर तमिलनाडु, बहरमपुर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये सारी यूनिवर्सिटीज आपको मास्टर्स प्रोवाइड कर रही है बायोटेक्नोलॉजी में। ये गिवन सीट्स हैं 10 10 10 10, ये सीट्स हैं जो ये दे रही है। प्लस इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास ये सारा सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जब आपने ग्रेजुएशन की होगी या फिर आपका जो भी अलाइड साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं वो आपके होने चाहिए, तब आप आराम से इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब एक ही चीज और नोटिस करना बच्चों, ये जितनी यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं ये आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे, गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे केवल एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, वेटरनरी साइंसेस वाला एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हो गया या फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी को छोड़ के भी जो अलाइड एरियाज हैं उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं उन यूनिवर्सिटीज में जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ये वाली यूनिवर्सिटी आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है, बट शर्त क्या है कि आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए आपने। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको यही चीज एमएससी बायोटेक्नोलॉजी मेंशन कर रही हैं। हम थोड़ा सा नीचे और जाएंगे बच्चों, ये कंप्लीट लिस्ट है, मैं एंड में आ रही हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप क्या क्या देख सकते हैं। हर जगह देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 20 सीट्स है यहाँ पे आपके पास। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, मैसूर में भी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है। अगर आप नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप ये देखिए, आपके पास जो NITTE है इसके पास एमएससी मरीन बायोटेक्नोलॉजी करवाने की अपॉर्चुनिटी है। तो आप अगर चाहते हैं इसको करना, आप इस में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे 10 सीट्स हैं इसके लिए। अगर आप PGIMR MER को देखेंगे तो यहाँ पे एमएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी भी है, तो आपके पास 10 सीट्स हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करती है, प्लस मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स भी प्रोवाइड करती है, उसके लिए भी इसके पास 30 सीट्स है। तो आप देख सकते हैं ये रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको, आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी को देखिए, ये मॉलिक्यूलर और ह्यूमन जेनेटिक्स में कोर्स करवाती है। तो आप रेस्पेक्टिव चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेसिफिक जो बोलते हैं ना स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आप जरूर से गैटबी को देखिए। एक जगह आप देख सकते हैं सावित्रीबाई फुले जो यूनिवर्सिटी है वो आपको एमएससी बायो इन्फो भी करवाती है, विच इज अ वेरी डिमांडिंग, अगर डोमेन की बात की जाए बायो इन्फो की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। 30 सीट्स है यहाँ पे आपके पास। तो ऐसे ही करते करते अगर हम नीचे जाते हैं बच्चों, आप नीचे जाते हैं और देखते हैं टोटल सीट्स कितनी है। बी केयरफुल, जब आप यूनिवर्सिटी को देखो तो कितनी सीट्स है देख लेना, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डेफिनेटली देखना, जो भी आपके रिस्पेक्टिव आप चाहते हैं जिसमें एडमिशन लेना, उसकी बात कर रही हूं मैं। अब आते हैं, एंड में आ गए हैं बच्चों हम लोग, और देखते हैं कि टोटल सीट्स कितनी है। आप ये देख सकते हैं 2025 में जो डीपीटी सैंक्शन, जो जहां पे डीपीटी स्पॉन्सर कर रहा था एमएससी प्रोग्राम्स को, मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को थ्रू गैटबी एंट्रेंस, अगर आप यहां देखेंगे तो टोटल कितनी है, 1331 सीट्स हैं। 79 डीबीटी सपोर्टेड 79 इंस्टीट्यूट्स इस लिस्ट में है, जहां की टोटल अगर आप सीट्स को काउंट करोगे तो वो है 1331। तो आप देख सकते हैं सीट्स कितनी अच्छी, कितनी ज्यादा है, आपके पास अपॉर्चुनिटी कितने अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाने की बहुत अच्छी है। एग्जामिनेशन थोड़ा सा हल्का सा टफ है, लेकिन आप एग्जामिनेशन जब देंगे, प्रिपरेशन करेंगे तो कोई भी एग्जाम टफ नहीं रहता बच्चों। इसी के साथ अगर मैं आपको फाइनली सिलेबस की बात करूं तो ये है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी गैटबी का सिलेबस। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं पेपर पैटर्न कैसा होगा, हम सिलेबस का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। सेक्शन ए
10+2 की बेसिक बायोलॉजी, आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स लेकर चलती है, और सेक्शन बी कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। उसमें सिलेबस में क्या है, बायोमोलिक्यूल्स, वायरसेस, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके साथ आपके अप्लाइड बायोलॉजी, कैसे एप्लीकेशन किया जाता है, इम्यूनोलॉजी है, मेजर बायो इन्फो वाला पोर्शन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, उसके साथ साथ प्लांट टिश्यू कल्चर वाला पोर्शन है, एनिमल सेल कल्चर वाला पोर्शन है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है, जो 2 भाग में डिवाइडेड है। यहाँ पे ये टिश्यू कल्चर है जिसमें एनिमल टिश्यू कल्चर और आपके प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पूछा जाएगा। तो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल ऑफ गेट बी एग्जामिनेशन। बच्चों, जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म्स निकलेंगे, जो भी आप अप्लाई करेंगे, केयरफुली अप्लाई करना, इसी आशा के साथ कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए रेडी हैं। मैं आशा करती हूँ आप जब पेपर दें और जब आपका रिजल्ट आए तो बहुत अच्छा ही रिजल्ट इसका भी आए। थैंक यू सो मच।